दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे कि हिंदी को कुल कितने भागों में बांटा गया है तथा उसके भाग के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी का जो सबसे पहला पार्ट है वह व्याकरण है। तो व्याकरण के अंतर्गत हम लोगों को वर्णमाला, संधि, समास, वर्तनी, शब्दभेद, उपसर्ग प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, पर्यायवाची, विलोम तथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य भेद, मुहावरा और लोकोक्ति आदि चीजों को पढ़ना है। और यह व्याकरण वाला पार्ट हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सामान्य परीक्षाओं में सिर्फ व्याकरण से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साहित्य के बारे में बात करें तो साहित्य को कुल 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला गद्य, दूसरा पद्य और तीसरा चंपू। तो गद्य की बात करें तो गद्य को भी दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के अंतर्गत 2 भागों में बांट दिया गया है। दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक, एकांकी, उपरूपक, नाटक, डीम, प्रहसन, षट्टक, इहामृ और भाव, ये सब दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछ देता है कि दृश्य काव्य के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं है। 3 ऑप्शन दे देगा दृश्य काव्य का और एक उनमें से श्रव्य काव्य का दे देगा और उसे छांटना रहेगा। यह कभी इस तरह का पूछता है कि पूछ देगा कि इनमें से कौन सा दृश्य काव्य नहीं है, तो 3 ऑप्शन जो है दूसरे का इसका दे देगा और एक ऑप्शन किसी और का दे देगा और उससे पूछ लेगा। उसी तरह से श्रव्य काव्य के अंतर्गत जो है उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा, जीवनी तथा यात्रा साहित्य आदि सभी श्रव्य गद्य के अंतर्गत, श्रव्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। यानी हमने देखा कि साहित्य के 3 पार्ट हैं, गद्य, पद्य, चंपू। और गद्य के भी 2 पार्ट हैं, दृश्य और श्रव्य। दृश्य के अंतर्गत रूपक, एकांकी, उपरूपक, नाटक, डीम, प्रहसन आदि को हमने देखा तथा श्रव्य के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा आदि सारी चीजें जो है वह श्रव्य काव्य के अंतर्गत आती हैं। हम बात करें पद्य की, तो पद्य के भी 2 भेद हैं, एक है प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत हम बात करें तो प्रबंध काव्य के भी 2 भेद हैं, एक होता है खंड काव्य और दूसरा महाकाव्य। और मुक्तक काव्य की बात करें तो मुक्तक काव्य के अंतर्गत दशक, चालीसा, बावनी, शतक, सतसई और हजारा ये सभी जो हैं मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। चालीसा का मतलब जैसे को होता है कि हनुमान चालीसा, सतसई, बिहारी सतसई, हजारा, कालिदास हजारा आदि सभी रचनाएं जो है इस तरह की रचनाएं मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती हैं। हम बात करें साहित्य के तीसरे पार्ट की, तो तीसरे पार्ट में चंपू आता है। यह गद्य और पद्य दोनों मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है। और उसके बाद जो है इसका एक पार्ट होता है भाषा के अंतर्गत हम हिंदी की भाषाएं एवं बोलियों को पढ़ते हैं तथा काव्य शास्त्र, इसका अगला पार्ट काव्य शास्त्र है। और काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं जिनसे प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में बनते हैं। और काव्य शास्त्र के अंतर्गत ही शब्द शक्तियां जैसे अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और काव्य के गुण, काव्य के दोष आदि सभी भी काव्य शास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले व्याकरण को देखेंगे और मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन व्याकरण की एक महत्वपूर्ण
जो है क्लास लेकर आता रहूँगा। और सीरियल वाइज इस व्याकरण में जो सीरियल वाइज बताए गए हैं इनको मैं एक एक करके जो है रोज एक क्लास लेकर आता रहूँगा। तो आप लोग एक अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और सीरियल वाइज व्याकरण के जो है व्याकरण संबंधित जितने भी वर्णमाला, संधि, समास, वर्तनी ये सब हैं, एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम काव्य शास्त्र को कवर करेंगे, रस, छंद, अलंकार। तो मैं जो अगला टॉपिक लेकर आऊँगा वह हमारा रहेगा वर्णमाला से रिलेटेड। वर्णमाला से संबंधित मेरा अगला टॉपिक होगा। और हिंदी के पार्ट को बताने का मेरा सबसे मूल कारण यह था कि हिंदी पढ़ने से पहले हम लोग जो है हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है और उसके अंतर्गत कौन कौन से भाग हैं इनको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना चाह रहा था। और मैं जब अगली क्लास लेकर आऊँगा तो व्याकरण की होगी और व्याकरण के सभी टॉपिक को मैं सीरियल वाइज कवर करूँगा। बस आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।